हेलो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10th में हो और हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मेरा नाम है सरवण गोस्वामी। तो आज के इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना। वीडियो को एक लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। जो नए जुड़े हो स्टूडेंट, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों को अच्छे से बताने वाला हूं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, किसी एक एकांकी कार लेखक का नाम लिखिए। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ बन नहीं सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, किसी एक एकांकी कार लेखक का नाम लिखो। एकांकी कार आप लोगों ने एकांकी पढ़ा होगा, दीपदान, और जिसके लेखक है राम कुमार वर्मा। तो यहां आप लोग उत्तर में लिख सकते हो स्टूडेंट, उत्तर में लिख सकते हो क्या, राम कुमार वर्मा, ठीक है। राम कुमार वर्मा। और इनका अगर हम लोग देखें, जो एकांकी है वो है दीपदान। क्या है स्टूडेंट? दीपदान, ठीक है। दिख रहा है ना, अच्छा, क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। तो दीपदान इनकी रचना है। सभी स्टूडेंट इसे याद कर लो, माइंड में सेट कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या भूलू क्या याद करूं। ये लिखा हुआ है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। किस विधा पर आधारित है? किस विधा पर आधारित है? अभी से स्टूडेंट स्टडी करना चालू कर दो, क्योंकि अगर आप लोगों को ये अब की बार 90 पार लाना है तो इसे लाने के लिए आप लोगों को अभी से स्टडी करना है। और अगर अभी से स्टडी नहीं करोगे तो आप कभी नहीं पा सकते हो अच्छे मार्क। स्टडी करना शुरू कर दो, जनवरी चल रहा है, जनवरी से आप लोग अच्छे से स्टडी करना शुरू कर दो, तभी आप लोग एक अच्छे मार्क गेन कर सकते हो, ठीक है। देखो ये जो है ना, किस विधा पर आधारित है, विधा अगर पूछा जाए तो आप लोग बता देना कौन सी विधा है। आत्मकथा विधा, ठीक है। आत्मकथा विधा। और अगर इस रचना के लेखक का नाम पूछा जाए तो आप लोग बता देना हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी एक प्रमुख संस्मरण लेखक का नाम लिखो। किसी एक प्रमुख संस्मरण लेखक का नाम लिखो। जिस स्टूडेंट को पता हो बहुत ही अच्छा है, अगर ना पता हो तो हम हैं, डोंट वरी, ठीक है। लिखा हुआ है, किसी एक प्रमुख संस्मरण लेखक का नाम लिखो। अब इसका उत्तर मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैं आप लोगों को दो बताता हूं, अगर दो पूछ ले तो क्या करोगे, तो इसलिए मैं आप लोगों को दो संस्मरण लेखक का नाम बताता हूं, ठीक है। यहां आप लोग पहला लिख लीजिएगा, बनारसी दास चतुर्वेदी। चलो हम लिख देते हैं, यहां आप लोग पहला लिखिएगा, पहला नंबर बनारसी दास, और आपको लिखाना है बनारसी दास चतुर्वेदी। पहला समझ में आ गया ना। पहला आप लोगों को समझना था बनारसी दास चतुर्वेदी, और दूसरा जो है वो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। दिख रहा है ना, स्पष्ट, आई होप कि दिख रहा होगा। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र
प्रभाकर। ठीक है, ये दोनों आप लोगों के हैं हिंदी के संस्मरण लेखक। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दो और अपना हैंड राइटिंग सभी लोग सेट कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है और अच्छे से लिखना है, क्योंकि ऐसे आप लोग हैंड राइटिंग पर अपना विशेष ध्यान दो। और जो मैं कलर पेन का यूज कर रहा हूँ ये बिल्कुल भी नहीं करना है, आप लोगों को केवल ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज करना है, जो कि मैं आप लोगों को अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। इसी क्वेश्चन में चौथे में कैसे करना है। ठीक है, अब ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को करना है। तो देखो, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए प्रश्न नंबर 4, देखो प्रयोगवादी के 2 कवि तथा उनकी रचना का नाम लिखो। अब मैं ब्लू पेन उठाया हूं। ठीक है, अब देखो आपको डालना है बोर्ड एग्जाम में प्रश्नोत्तर नंबर 4। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 4, ये क्वेश्चन नहीं लिखना है, फिर आपको आंसर डायरेक्ट लिखना है। फिर यहाँ आप लोग उत्तर नंबर 4 डाल दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ आप लोग क्या कीजिएगा, अगर ऐसे ये आप लोग उत्तर नंबर 4 डाल दीजिएगा। ठीक है, उत्तर नंबर 4, और ऐसे अगर ब्लैक से अच्छे से लाइन कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब आपको इसका उत्तर लिखना है। क्या है ये? हाँ सही है, नंबर 1 लिख दीजिएगा आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा। थोड़ा 10th में हो धीरे लिखना, क्योंकि 70 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, तो यहां आप लोग लिखना अज्ञेय, या फिर अगर आप इनका पूरा नाम लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख देना सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेय। लेकिन अज्ञेय भी लिख सकते हो, शॉर्ट में क्या लिखोगे, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेय। ठीक है, अब इनकी अगर मैं रचना की बात करूं तो ये था आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार, ऐसे आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अगर ऐसा जैसा मेरा हैंड राइटिंग है ऐसा अगर लिख दोगे तो बहुत अच्छे मार्क मिलने वाले हैं। ठीक है, इससे खराब है तो अभी आपके पास समय है, सुधार लो। ठीक है, यहां दूसरा आप लोग लिख दीजिएगा धर्मवीर। दूसरा आप लोग लिख दीजिएगा धर्मवीर भारती, फिर ऐसे एरो लगाइएगा। ठीक है, फिर इनकी अगर रचना लिखना हो तो आप लोग कोई भी रचना इनका लिख सकते हो। चलो दूसरा लिख देते हैं कनुप्रिया, ये इनकी रचना है कनुप्रिया। ठीक है, इस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ब्लू पेन एंड ब्लैक पेन का यूज करना है, और ये प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला देख लेते हैं, छायावाद काल के प्रमुख 2 कवि का नाम लिखो। इसमें भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे लिखना है। ऐसे भी आप लोग उत्तर लिख सकते हो, उत्तर नंबर 5, और यहां ब्लैक पेन से एक सुंदर सा अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, वैसे देखो आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ अलग करना है ताकि आप लोग अच्छे मार्क अचीव कर सको। ठीक है, यहां लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 5, देखो छायावाद युग के प्रमुख 2 कवि का नाम। छायावाद युग की अगर बात की जाए तो आप लोग सबसे प्रमुख कवि जो आपके लेसन में हैं, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। नंबर 1 आप लोग लिख लीजिएगा जयशंकर प्रसाद। इनकी देखो केवल कवि पूछा है तो मैं केवल कवि लिख देता हूं, रचना लिख देना कोई भी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, झरना, कुछ भी लिख दो, और महादेवी वर्मा का यामा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, महादेवी वर्मा। ठीक है, बस कुछ इस टाइप से लिखना है, कुछ अलग करना है आप लोगों को, हमारे स्टूडेंट हो। ठीक है, तो कुछ अलग करना होगा आप लोगों को, और अगर आप लोगों को कुछ अलग करके दिखाना है तो अभी से स्टडी करना चाहिए आप लोगों को, और अच्छे से स्टडी करना शुरू कर दो, क्योंकि हम आप लोगों के साथ लगातार जुड़ चुके हैं हर एक दिन कुछ नया करने के लिए। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा कलरदार पेन से बताऊंगा जैसा मैं लिख रहा था। ठीक है, अब इतना हो गया। देखो, रीतिकाल के प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं का नाम लिखो। रीतिकाल के प्रमुख कवि तथा उनकी रचना का नाम लिखो। ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है, यानी कि VIMP क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, विकल्प दे देंगे और पूछ लेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग इसमें देखने वाले हैं प्रमुख कवि तथा उनकी रचना का नाम। तो बहुत तेजी में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग तुरंत याद कर लो, जैसे वीडियो देख रहे हो वैसे याद हो जाएगा, नो एनी डाउट, कोई डाउट नहीं रहेगा। चलो फिर शुरुआत करते हैं पहले से। पहला नंबर लिख देना स्टूडेंट, ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है, चलो फिर देखते हैं। विहारी लिख देना, विहारी, और दूसरा मतीराम, विहारी और मतीराम, और इनकी मैं एक एक रचना बता दूं, ठीक है। विहारी और मतीराम की एक एक रचना बता दें, या फिर आप लोग जानते हो बता दिया जाए। चलो दो दो रचना देख लो, नो एनी प्रॉब्लम, मैं आप लोगों को दो दो रचना बताता हूं। पहला तो आप लोग दोनों का याद कर लेना, क्या, विहारी सतसई, ये इनका याद कर लेना, और इनका मतीराम सतसई। दोनों लोगों के नाम के पीछे सतसई लगा दो, ये रचना तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा, दोनों का याद हो गया होगा, क्योंकि इजी है, क्योंकि जैसा नाम है वैसा रचना है, तो ये तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। देखो इनका अगला अगर लिखना चाहते हो तो चलो आप लोग लिखो, मैं बताता हूं। देखो अगर मतीराम का एक और लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख लेना ललित लमाम, ललित लाम लिख दे। चलो फिर मैं लिख देता हूं। देखो ये तो हो गया ललित, ललित ला लाम, ला लाम, ठीक है। और इनका अगर लिखना चाहते हो तो इसमें 700 दोहे हैं, ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसमें 700 दोहे हैं, दिख नहीं रहा है, पता है, क्योंकि आप लोग हमारे स्टूडेंट हो तो आपके मैं अंदर की बातें जान जाता हूं, ठीक है। देखो यहां आपका हो गया, इसमें 700 दोहे हैं, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो ये तो हो गया भाई 6 नंबर क्वेश्चन तक। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लो, रीति काल की प्रमुख विशेषता लिखिए। रीति काल की प्रमुख विशेषता 2 ही पूछेगा, 2 से ज्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि 2 नंबर का आता है तो 2 ही पूछेगा। अब मैं 3 क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोग 2 बात पूछेगा 3 लिख दोगे तब तो क्या होगा, अरे एग्जामिनर तो खुश हो जाएगा कि लगता है स्टूडेंट ने पढ़ा है, अच्छे से स्टडी किए। तो तीनों याद कर लो, पहले नोट कर लो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं, वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं, तब नोट करो, ठीक है। जैसे यहां लिखा हुआ है श्रृंगार रस की प्रधानता, इस रीति काल में जो था ना स्टूडेंट, श्रृंगार रस की ज्यादा प्रधानता दी जाती थी, और देश प्रेम की भावना और देश प्रेम के प्रति ज्यादा भावना की जाती थी। और खड़ी बोली में काव्य रचना, और जो खड़ी बोली का ज्यादा प्रयोग करते थे, खड़ी बोली में काव्य रचना ज्यादा करते थे खड़ी बोली में, ठीक है। आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया 7 नंबर क्वेश्चन तक। जल्दी से कमेंट कर दो, और जो जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी जल्दी लाइक कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे ही क्लास डेली चलने वाली है। और अगर हमें 1000 लाइक नहीं मिला तो क्लास बंद हो जाएगा, हिंदी का दूसरा सब्जेक्ट चल जाएगा। लेकिन 1000 लाइक मिल जाएंगे अभी आज फिर या कल तक, तो आप लोगों को लगातार अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। और आगे चलकर ये वीडियो 10,000 लाइक तक जाना चाहिए। चलो फिर महत्वपूर्ण उपसर्ग देख लेते हैं, जल्दी जल्दी लाइक कर दो स्टूडेंट, ठीक है। इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों को एक लाइक तो जरूर देना चाहिए। देखो महत्वपूर्ण उपसर्ग की आप बात करते हैं, यहां एक शब्द आया है अन, क्या आया है, अन। देखो स्टूडेंट अन नहीं है, आपके सिलेबस में अन नहीं है, छोटा आ है। क्या, छोटा आ से अनार, छोटा आ वाला, ठीक है, ये है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट, ठीक है, जो छोटा आ केवल है।
इसलिए मैं आप लोगों को इससे बताना ज्यादा सुपर समझा, और उसको मैं क्यों बताऊं जब है ही नहीं। देखो अगर होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूंगा, वैसे है नहीं। देखो अब छोटा आंच से क्या करना है, बहुत सारा बना सकते हो। मैं आप लोगों को कितना बताऊंगा, 2 बताएं, 2 बताऊंगा और आप लोगों को बताना है, ठीक है। सिलेबस में तो आपके मतलब जैसे 2 ही पूछता है, 2 बताओ 1 का, और आप लोग 2 ही लिखना। देखो छोटा आ बहुत कुछ बता सकते हो, अमूल्य, अमूल्य 3 बता दे कहो तो, लेकिन आप लोग जितना याद कर पाओ, हाँ यही बता देना। चलो अनजान, देखो उपसर्ग का अर्थ है कि आगे जोड़ो, आगे का अर्थ है कि छोटा आ, मैंने देखो यहां छोटा आ जोड़ दिया, यहां भी छोटा आ जोड़ दिया। अब ऐसा शब्द बनाओ कि छोटा आ जुड़े और उसका कोई अर्थ निकले। जैसे धर्म, धर्म आपने लिखा, लेकिन ये नहीं है क्योंकि हमें छोटा आ जोड़ना है, तो इसमें छोटा आ जोड़ो, अधर्म, लेकिन इसका कोई अर्थ निकले। जैसे अधर्म, अधर्म ना करो, तो ये इसका कोई अर्थ निकल रहा है, ठीक है। और ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अप, छोटा आ पा, अप, अप, तो अप का लिख दो, 2 बताएं या 3, चाहे जितना कहो उतना बता दें। जैसे अप, अपराध, जिसमें आगे अप आए, अपराध, अपमान, ठीक है। या फिर लिख सकते हो उप, हाँ छोटा उपा, अप, अपशब्द, अपशब्द ना बोलो वरना पीट दूंगा, ठीक है, ऐसे कहते नहीं है। और मैंने एक और लिख लो, अपहरण, रावण ने सीता का अपहरण किया, तो अपहरण, ठीक है। तो 2 हो गए। अब यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, इंपॉर्टेंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिया है, ठीक है। अधि, अधि का अर्थ है, अधि में आप चाहे 2 लिखो चाहे 3 लिखो। अधिकार, अधि, आगे अधि जुड़ना चाहिए, अधिकार, ठीक है। और बताएं, चलो फिर अधिराज, आगे अधि जुड़ा है ना सबके आगे। अधिनायक, अधिनायक, ठीक है। एक एक समझ में आ रहा होगा। यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परि, परि का अर्थ है स्टूडेंट क्या, इसका मैं 2 ही बताऊंगा। परिवार, परिजन, चलो 3 ही बता देते हैं। परिवहन, वैसे आपको लिखना है 2-2 अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ये याद रखना। और ये भी आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उप, उप का अर्थ है उपकार, उपकार, उपवन, उपमंत्री। तो आप लोगों को ये महत्वपूर्ण उपसर्ग बता दिया। इससे बाहर मैं 100% गारंटी लेता हूं नहीं आएगा, इससे में से ही आएगा। अगर आप 5 तैयारी कर लेते हो तो समझ लो आप बहुत कुछ तैयार कर लिए हैं उपसर्ग में, और आपके बोर्ड एग्जाम में 3 अंक का आएगा। तो चलो आगे देखें। उपसर्ग समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आना चाहिए। वीडियो को लाइक करो, सभी लोग जल्दी जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं दोबारा नहीं कहूंगा, ठीक है, जल्दी जल्दी लाइक कर दो। और चैनल पर नए आए जो जुड़े हो सब्सक्राइब कर लो। महत्वपूर्ण प्रत्यय की बारी आती है। महत्वपूर्ण प्रत्यय, इसमें मैं आप लोगों को 2-2 बताऊंगा, इससे ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि 5 इसमें भी देख लेते हैं। इस 5 से बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में 10 ही है और 10 में से 5 में से ही आएगा।
तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। यहाँ एक और बढ़ा लेते हैं पन, पा और न, पन। और एक बात याद रखना, प्रत्यय का अर्थ है पीछे जुड़ना और उपसर्ग का अर्थ है आगे जुड़ना। जैसे अगर प्रत्यय की बात की जाए तो यहां जैसे आई लिखा हुआ है, बड़ा आ और छोटी बड़ी ई, आई। तो जैसे चतुराई, देखो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। यहां एक शब्द आ गया चतुराई। चतुराई में देखो ये बड़ा आ का मात्रा हो गया, ये चीज, ये जो लाइन है ये, और ये बड़ी ई, यानी कि लास्ट में आई आ गया ना, आई। तो इसी को कहते हैं प्रत्यय। देखो ये बड़ा आ का मात्रा हो गया, ये वाला, ये मात्रा बड़ा आ का हो गया और ये बड़ी ई हो गया। तो यही चीज तो कंबाइंड हो गए बना, तो इसी को कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, अब जैसे और देख लो, लंबाई, इसमें भी ये बड़ा आ का मात्रा और ये बड़ी ई, तो आई हो गया ना। बस दो दो बहुत है, दो दो आप लोगों को करना है। और अब लिखा है हट या आवट। देखो कोई दिक्कत नहीं है, हट या आवट। देखो जैसे यहां लिखा हुआ है घबराहट, सॉरी घबराहट। अब यहां चाहे हट आए, हट, हा होता हट, तो ये लास्ट में हट भी आ गया ना, ये हट भी आ गया। और अगर आवट आए तो ये बड़ा आ का मात्रा हो गया और ये हा और टा, आवट भी हो गया। यानी कि दोनों एक समान है। अगर हट आए तो भी यही लिखना है और आवट आए तो भी यही, क्योंकि ये बड़ा का मात्रा हो गया और ये हा होता आवट, आहट होना चाहिए, सॉरी नहीं आवट, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, अगर यहां हट है, हा और टा, हट, तो यहां आहट होना चाहिए, बड़ा आ और हा और टा, आहट। ठीक है, अब सही है। ठीक है, इसलिए सॉरी। ठीक है, यहां बड़ा आ है और हा है और टा, आहट हो गया। ये हा है, ये हा, आहट, और ये हा और टा, हट। यानी कि चाहे बड़ा आ और हा और टा है, क्योंकि बड़ा का मात्रा और हा और टा, आहट हो गया। अगर ये आए और अगर हा और टा आए तो ये। ठीक है, आगे देख लो, आहट है ना। चलो सरसराहट, सरसराहट। ठीक है, सरसराहट। ठीक है, समझ में आया। और केवल ता आ जाए तब कुछ नहीं है, सुंदरता, सुंदरता, मधुरता, ये सब देखो लास्ट में केवल ता आए हैं। ठीक है, केवल ता आए हैं, इसलिए इसे हम लोग ता वाला प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, और अगर आपका आधा ता और वा आ जाए, जैसे यहां लिखा हुआ है आधा ता और वा, तो इसको कैसे बनाओगे? अब आई बात, देखो कुछ नहीं है, केवल ध्यान से समझना है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रभुत्व, तो आधा ता और वा आ नहीं गया, प्रभुत्व। और यहां जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा महत्व, तो आधा ता और वा आ नहीं गया। कुछ नहीं है, अगर माइंड लगाओ अपना, इधर उधर मतलब शेयर करो, ताकि आप लोगों को, देखो अगर आप लोग अच्छे से हिंदी पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब कुछ हिंदी की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, यहाँ पन आ गया, पा और ना, पन, तो यहाँ लास्ट में पन आए तो बहुत सारा चीजें हैं, बच्चेपन, लड़कपन, और आप लोग जो लिखना चाहो। ठीक है, बड़प्पन, पागलपन, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहां मैं दो दो बताने वाला हूं। ठीक है, दो हो गए। तो यहां आपके महत्वपूर्ण प्रत्यय भी कंप्लीट हो गए, जो आपको महत्वपूर्ण प्रत्यय के रूप में मिलता है। तो सो डैट आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन अभी हम लोग एक टॉपिक और देखने वाले हैं, वो है पर्यायवाची। इसको मैंने ऑलरेडी लिख दिया है ताकि आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो, लेकिन एक एक को अच्छे से मैं समझाता हूं, एक में भी आपको कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है,
तो चलो शुरू करते हैं, एक एक को समझाऊंगा अच्छे से ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन उससे पहले चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो यहाँ जो है ना पर्यायवाची नंबर फर्स्ट, अतिथि। अतिथि का अर्थ होता है मेहमान। यहाँ इसका पर्यायवाची होगा मेहमान या पहुना, कहीं कहीं सुना होगा पहुना, ठीक है। तो बहुत इजी है, मेहमान यानी कि जो अतिथि होते हैं उनको मेहमान कहा जाता है और पहुना कहा जाता है, ये इसका पर्यायवाची शब्द है। और कमल, कमल को कहा जाता है सतदल, सतदल या पंकज। पंकज तो नाम है, कोई कोई बच्चे होंगे जिनका पंकज भी नाम होगा, तो अपने आप को कमल समझ लो बच्चों, क्योंकि आप कमल के समान हो, ठीक है, ठीक है। सतदल, सतदल भी आपका कमल का पर्यायवाची है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए पंकज का पर्यायवाची, तो ये दोनों बता दो, ठीक है। गौ, गौ का पर्यायवाची होता है गाय, धेनु, गाय और धेनु, ठीक है। गाय, गौ का तो गाय होगा, और धेनु संस्कृत में पढ़ा होगा धेनु, ठीक है। धेनु के बारे में पर्याय निबंध भी आया होगा, निबंधम धेनु, संस्कृत मुझे नहीं आती, ठीक है। जल, जल का पर्यायवाची होगा पानी और नीर। पानी, पानी तो आप लोगों ने बहुत बार कहा होगा, ठीक है, कि पानी लाओ। और यहाँ नीर, नीर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब कोई कहानी वहानी पढ़ा होगा तो पढ़ लिया होगा नीर, ठीक है। पांचवा देखो बादल, बादल का पर्यायवाची होता है मेघ या जलद। जब बादल है बरसेगा तो मेघ बोलेंगे, तो मेघ इसका पर्यायवाची। और जलद, जल नीचे गिरेगा तो जलद, ठीक है, जलद। अगर जलज कहोगे तो गलत हो जाएगा। वायु, वायु का होता है हवा और अनिल, अनिल, ठीक है। और यहाँ सूरज, सूरज का होता है दिनेश या दिनकर, ठीक है, सबको याद कर लो, ठीक है। और आप लोग और भी याद कर सकते हो। यहाँ हाथी, हाथी का होता है मतंग या गज, मतंग या गज। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो, जो स्टूडेंट नए आए हो सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, कि बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी आप लोगों को, एक भी सब्जेक्ट छूटेगा नहीं। तो जल्दी से चैनल को शेयर कर दो और जो चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जल्दी से कर दो, क्योंकि इस वीडियो का लाइक का टारगेट है केवल 2000 लाइक, 2000 लाइक, ठीक है। तो जल्दी से शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक करना ना भूलना, वरना मैं आप लोगों को अच्छे से वीडियो इसलिए मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं रस। पहला हमारा टॉपिक है रस। आप लोग नंबर काउंट करते रहना, यहाँ आपका ये 2 नंबर का आता है, ठीक है। ऐसे हम लोग रस, छंद, अलंकार। तो यहाँ हास्य रस, पहला है आपका हास्य रस। तो देखो हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य है। देखो स्टूडेंट, जो हास्य रस होता है इसका जो अस्थाई भाव होता है स्टूडेंट, वो हास्य होता है, ठीक है। इन सब का अस्थाई भाव याद कर लेना। आपके बुक में एक सारणी होगी रस और उनके अस्थाई भाव, तो उनको याद कर लेना। यहाँ इनका अस्थाई भाव हास होता है, ठीक है। लेकिन जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है, तब हास रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। जो हास रस का अस्थाई भाव हास है, जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है, ये जो हास नामक अस्थाई भाव है, ये जो अस्थाई भाव है हास रस का, इसका जो अस्थाई भाव है, जब ये विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है, तभी पूरे हास रस की निष्पत्ति होती है। याद कर लेना स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां आपको पूरा समझ में आ गया हास्य रस। हास्य रस क्या होता है? हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य है। जब हास्य नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है, तब क्या होती है? हास्य रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे और इनका स्पष्टीकरण देखेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना। एग्जाम्पल है विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तिये तरी तुलसी सुख, ठीक है। क्या सुनी मैं मुनि वृंद सुखारे। तो इसको आपको याद करने पड़ेगा। होइहे शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। किन्हीं फली रघुनाय कजू करुणा करी कानन को पगुधारे। ये आपका देखिए स्टूडेंट 4 लाइनों में है।
दिख रहा है ना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो होते हैं इस पर आपको 1 नंबर मिलते हैं और ये जो आपका डेफिनेशन होता है इस पर 1 अंक मिलते हैं। तो 2 अंकों को प्राप्त करने के लिए आपको एग्जाम्पल और परिभाषा दोनों लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल आपको इजी लगेगा अगर आप लोग एक दिन याद करने का प्रैक्टिस कीजिए सुबह, ठीक है, तो आपको ये आसान रहेगा। ठीक है, क्या है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनु नारी दुखारे गौतम तीये तरी तुलसी सो क्या सुनिमय मुनि वृंद सुखारे होई है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे किन्हीं भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पग उधारे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। स्पष्टीकरण आप लोग समझिए स्टूडेंट, इसका जो स्पष्टीकरण है इसमें जो आपका अस्थाई भाव है, इसमें आपका जो ये इतना बड़ा है, इसमें आपका जो अस्थाई भाव है वो है हास, मतलब हंसी। जहां अगर आपको रस पहचानने के लिए आ जाए और हास और करुण रस, तो जहां हंसी ना मतलब एग्जाम्पल है उसमें हंसी का बोध हो तो वहां आपका हास रस होगा। ठीक है, यहाँ आपका जो अनुभाव है वो हंसना है। ठीक है, हंसना, जो हंसना। ठीक है, और यहाँ आलंबन है विंध्य के वासी तपस्वी, विंध्य के वासी जो तपस्वी हैं। आश्रय तो पाठक हैं, ये आपके दोनों में होते हैं। ठीक है, आश्रय पाठक हैं। और संचारी भाव क्या है, स्मृति और चपलता। ठीक है, तो यहां से आपको जो स्पष्टीकरण है वो भी समझ में आ गए होंगे और हास्य रस की परिभाषा और एग्जाम्पल। अब हम लोग देखेंगे करुण रस। करुण रस भी बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, देखो करुण रस क्या होता है, जो करुण रस का स्थायी भाव शोक है, वहां क्या था, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है और यहाँ करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है, मतलब दुख होता है। शोक नामक स्थायी भाव जब भी भाव अनुभाव और संचारी भाव में संयोग करता है या संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। देखो स्टूडेंट, मैं कहना क्या चाहता हूं कि जो आपका विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव है, जब ये मतलब संयोग करते हैं तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस आप लोगों को याद हो गया होगा, नोट बना लीजिए स्टूडेंट। आप लोग एक इंपॉर्टेंट नोट बनाइए और इसे शुरू से लेकर इंपॉर्टेंट नोट कीजिए, ऊपर हेडिंग डालिए 23 नंबर 25 नंबर बिल्कुल पक्का। ठीक है, तब आपको पूरा आपको नोट मिलेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा हमें भी। उदाहरण है, देखो एग्जाम्पल है, मणि खोई भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीश अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया या किया न्याय तुमने जगदीश। देखो बहुत ही इजी है, केवल इसे 2 लाइनों में याद करना है इस एग्जाम्पल को। अब 4 लाइन याद हो जाएगा तो 2 लाइन का तो याद ही हो जाएगा। क्या है, मणि खोए भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीश अंधी आज बनाकर मुझको क्या किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, समझ में आया। अब आप लोगों को इसका स्पष्टीकरण करना है। स्पष्टीकरण में आपको इन्हीं 4 चीजों को लिखना है, 5 चीजें जो हैं। देखिए जो आपका है अस्थाई भाव वो है शोक, पता है। देखो फर्स्ट तो आपको पता ही होगा कि इसका स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। अब अगला देखिए, इसका जो है आलंबन है श्रावण। ठीक है, श्रावण। और अगला है उद्दीपन, दशरथ की उपस्थिति, जो दशरथ जी हैं उनकी उपस्थिति। अनुभाव है सिर पटकना और प्रलाप करना, सिर पटकना और प्रलाप करना। संचारी भाव है स्मृति और विषाद। तो थोड़ा याद करना है स्टूडेंट, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं याद करना। अगर नहीं याद करना है तो इसको वीडियो को पीछे करो, दोबारा देखो, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, जो आपका है अस्थाई भाव शोक, आलंबन, श्रावण। ठीक है, और उद्दीपन है दशरथ की उपस्थिति और अनुभाव है सिर पटकना और यहाँ प्रलाप करना। ठीक है, इनको आपको नोट करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ जो है रस केवल इन्हीं 2 में से एक आएगा, जिसमें आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो चुका है। तो आपका ये 2 नंबर बिल्कुल पक्का। अब आप बगल में कॉपी पेन रखिए और लिख दीजिए 2 नंबर पक्का, प्लस लगाइए और 2 नंबर मैं आप लोगों को फिर से करा रहा हूं। अब प्लस लगाने के बाद यहाँ 2 नंबर फिर से पक्का करो। छंद, छंद में आपको 2 छंद पढ़ने हैं। कौन कौन से, देखो पहला है आपका रोला, दूसरा सोरठा। रोला सोरठा, इसमें केवल हार्ड बच्चों को क्या लगता है, मात्रा गिनना। जो मात्रा होता है ना उनको गिनना। ठीक है, तो बहुत इजी है, ध्यान से देखो। पहला समझो रोला। रोला क्या होता है, देखो यह 4 पंक्ति वाला एक सम्मात्रिक छंद है। जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं वो सम्मात्रिक छंद होती हैं। इसमें 4 पंक्तियां, अभी आपको सोरठा में 2 ही पंक्ति मिलेगा तो वो आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। ठीक है, तो
तो यहाँ यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 8 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 तथा 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। इसमें 11 और 13 के विराम पर जो आपका है 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक में आपको 24 मात्राएं मिलेंगी, लेकिन 11 और 13 पर विराम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने विराम लगाया हुआ है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ जी, ये कॉमा है, इनके इधर आपका क्या कितना रहेगा जानते हो? इसके इधर आपका 2, 4, 6, 8, 10, 11, इधर आपका 11 रहेंगे। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे गिनना है मात्रा को। ठीक है, ध्यान से देखो, बस देखो यहाँ आप थोड़ा नीचे आइए। यहाँ आपका जीती, यहाँ आपके हैं 2 और 2 मात्रा, क्योंकि ये बड़े ई की मात्रा है। छोटी ई की मात्रा होती तो आपका 1-1 रहता। यहाँ भी आपका बड़ा का मात्रा यानी कि 2 और 2। यहाँ आपका देखिए छोटा ऊ की मात्रा है यहाँ पर, तो यहाँ आपका 1 रहेगा और यहाँ आपका 2 रहेगा। ठीक है, इधर कितने होंगे? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 10, 1, 11। ठीक है, यानी कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11। ठीक है, अब इधर 13 करना है, तो इधर आपको 1 मात्रा है। ठीक है, और आधा जो आपका देखो आधा ना है और हो, तो ये आपका 2 हो जाएंगी और ना पे 1 मात्रा 2। ठीक है, इधर बा है, बा पे अंग बनता भा है, इसकी बड़ी ई की मात्रा और 1 और 1। इधर 2 और 2 गिन लो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 3, 13। ठीक है, 13 और 11 दोनों मिलाकर कितनी 24 मात्राएं। यहाँ समझो, यहाँ ना पे छोटी मात्रा इसलिए 1 मात्रा रहेगा, यहाँ कोई मात्रा नहीं है, 1 छोटा का मात्रा है, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ आपका जो रहेगा सा पे 1 मात्रा 2 और यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1। ठीक है, गिन लेते हैं 2, 2, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, इधर आपको 13 करना है, कैसे समझो। यहाँ आपका है कितना 1 मात्रा। ठीक है, यहाँ आपका 2 मात्रा है और यहाँ आपका जो है 2 मात्रा है। ठीक है, और आपका मापी छोटा मात्रा इसलिए 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 4, 1, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 2, 10, 3, 13। ठीक है, समझ में आया? देखो स्टूडेंट, थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा, यही एग्जाम्पल वहां लिख देना। ठीक है, 1, 1 और यहाँ कापे बड़े मात्रा यानी कि कापे 1 मात्रा 2 हो जाएगा, 2, 2। ठीक है, इस पे भी 2 और यहाँ 1, 1, 1। गिन लेते हैं 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11। ठीक है, यहाँ 1, 2। ठीक है, और यहाँ भी आपकी जापे अंक मात्रा है 2 और गापे बड़ी मात्रा है 2 मात्राएं होंगी और यहाँ आपका 1 मात्रा होगा। ठीक है, और यहाँ आपका 1, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 3, 13। ठीक है, अगला देख लेते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलना। यहाँ आपका हा पे 1 मात्रा है, 2 मात्रा, यहाँ बूंदी है 2 मात्रा, यहाँ भी 2 मात्रा, यहाँ 1, यहाँ 2 और पापे रा है तो इसलिए इसमें 1 ही रहेगा, लेकिन इसको मिलाकर इसमें 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ धापे है मात्रा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 3, 11। यहाँ छा यानी कि छा और त्रा। ठीक है, यानी कि छा पे आपका 2 मात्रा 1, 1, 1 और यहाँ आपका भाभी बड़ा मात्रा 1 और यहाँ आपका है 1, 2, 2। गिन लेते हैं 2, 2, 4 और 1, 5, 2, 7। देखो स्टूडेंट, यहाँ आपका है 2, 3, 5, 5 और 2, 7, 1, 8, 1, 9, 4, 13। यानी कि आपकी ये 13 मात्राएं 11। अगर इन्हें हम देखें तो कुल इसमें 24 मात्राएं हैं। 24 मात्रा, इसमें भी 24 ही मात्रा है, इसमें भी 24 ही मात्रा है। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्रा है। ठीक है, तो यहां से आपका कंप्लीट हो गया क्या रोला। अब हम लोग देखेंगे सोरठा। सोरठा देखो स्टूडेंट, सोरठा यहां ठापी आगे मात्रा। देखो स्टूडेंट, सोरठा, सोरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। सोरठा क्या है? एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, और इसमें 4 चरण होते हैं, मतलब चरण 4 होते हैं। ठीक है, पंक्ति नहीं, चरण। ठीक है, इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 मात्राएं। इसके जो है स्टूडेंट प्रथम और तृतीय चरण में, देखो प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चौथे चरण जो चतुर्थ चरण होता है उसमें 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है, मतलब दोहा का ये उल्टा होता है। ठीक है, अब हमें इनमें भी मात्राएं गिननी पड़ेगी, तो मैं मात्रा गिनता हूं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है,
मात्रा गिनने में कुछ है नहीं, केवल थोड़ा सा यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हाफ पे छोटा मात्रा है, यहाँ थोड़ा गायब हो गया है, ठीक है, और यहाँ आपका कुछ है नहीं, ये कुछ नहीं। देखो जा पे एक मात्रा, तो एक मात्रा, ठीक है। अब यहाँ भी आपका एक ही मात्रा होगा, ठीक है, यहाँ छोटा ऊ की मात्रा है और यहाँ आपका मापी छोटी मात्रा, इसलिए एक ही मात्रा होगा। यहाँ आपका छोटा का मात्रा तो नहीं है कि एक, और यहाँ भी आपका एक मात्रा होगी, यहाँ दो, यहाँ एक। अब इसे हम लोग काउंट करते हैं। देखो यहाँ क्या कह रहा है, प्रथम एवं तृतीय चरण में क्या ज्ञान मात्रा है, तो यहाँ 11 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11, ठीक है। अब प्रथम और तृतीय चरण की बात हो रही है, तो यहाँ तृतीय चरण यहाँ है, लेकिन यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 13 मात्रा, यानी कि 1 1 2 1 1, ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसके आगे है का, यानी कि एक, और इस पे एक, इस पे एक, इस पे एक, इस पे सब पर एक, ठीक है। यहाँ आपका 2 रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ 2 11 12 13, यानी कि 13 मात्राएं होगी। अब यहाँ देखो एक मात्रा है, एक मात्रा, इस पे यहाँ पे छोटा मात्रा एक ही मात्रा रहेगा, 1 2, यहाँ भी एक ही मात्रा रहेगा, ठीक है। यहाँ आपका गापेरा है इसलिए आगे लगता है, इसलिए 2 मात्राएं हो जाएंगी, और यहाँ आपका सापेयक मात्रा, और यहाँ भी एक ही मात्रा होगी, ठीक है। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 ये, और 4 11, ठीक है, 11 मात्रा हो गई। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, देखो जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक कविवर वदन करहूं अनुग्रह सोई, ठीक है। अब यहाँ आता है बुद्धि रास शुभ गुण सदन, ठीक है। अब इसे देखो, यहाँ आपकी 2 मात्राएं होंगी, ठीक है, और यहाँ आपकी एक मात्रा, यहाँ 2 मात्रा, और यहाँ भी आपके साथ छोटी मात्रा एक मात्रा, यहाँ एक 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 एक, ठीक है। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4 13। तो यहाँ से आपका छंद भी कंप्लीट हो गया। अब आप लोग 2 नंबर प्लस और लिख लीजिए, आपका 4 नंबर बिल्कुल पक्का हो चुका है। छंद में रोला और सोरठा तैयार करना है क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ से आपका छंद पक्का। अब हम लोग आगे देखेंगे, प्लस लगाइए और फिर लिखिए 2 नंबर और पक्का हो जाएगा अलंकार, ठीक है। आपका 4 हो गए, 6 नंबर पक्का हो जाएंगे। रस छंद अलंकार 6 नंबर पक्का हो जाएंगे। तो यहां से आप लोगों को मैं बता दूं, यहां है उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार में क्या है, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से सामान्य गुणधर्म के आधार पर तुलना किया जाए या समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। मतलब कोई एक वस्तु है उसकी तुलना, मतलब कोई एक वस्तु है उसकी तुलना हम इससे करते हैं, लेकिन उसकी तुलना हम करेंगे लेकिन किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म, इनके जो गुणधर्म हो समान हो आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ आपको देखना है, राधा के चरण गुलाब के समान है। जो राधा के चरण है यानी कि जो पैर है वो गुलाब के समान है, तो यहाँ चरण और गुलाब की तुलना की गई है। हरिपद कोमल कमल सा, यानी कि हरिपद के जो मतलब क्या चरण है कोमल के समान है, मतलब कमल की तरह है कोमल, ठीक है। अब यहाँ देखो मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूं किसका, हरिपद कोमल कमल सा। इसमें जो उपमेय होगा वो हरिपद होगा और उपमान जो होगा वो कमल होगा। वाचक शब्द जो होगा वो से होगा, यहाँ से लगा है ना। और साधारण धर्म जो होगा वो कोमल, यहाँ कमल है यहाँ कोमल है, ठीक है, कोमल होगा। तो यहाँ आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या है, जहां उपमेय में उपमान का जो आवेद होता है, आवेद रूप से आरोप किया जाता है, वह रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का आवेद रूप से आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ अलंकार भी आपके पक्के हो जाएंगे, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो स्टूडेंट, मैं साथ में इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, लेकिन मैं इसे लिख देता हूं, ठीक है। देखो साथ में लिखूंगा तो जो वीडियो 1 घंटे का मतलब आधे घंटे का रहेगा वो 1 घंटे में चला जाएगा, तो वो आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से नोट करके बताता हूं। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है। अब यहां अगर मैं बात करूं, यह है चरण कमल बंदो हरिराई। यहां दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, वो है मुख चंद्र, जो मुख है वो चंद्र,
मुख चंद्र तुम्हारा देख सके। देखो बहुत ही अच्छा है, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, ठीक है। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता, ठीक है। जो मन सागर है वो मेरा लहराता, मन सागर मेरा यहां लहराता, ठीक है। अब इसमें मैं आप लोगों को बता दूं उपमान क्या है। यहाँ देखो, यहाँ दो चीजें हैं, यहाँ एक अलग है एक अलग है, ठीक है। तो यहाँ आपका जो ये है स्टूडेंट, ये मुख, ये आपका मुख है उपमेय, क्या है उपमेय, और ये जो है ये उपमान है, ठीक है, उपमान है। और यहाँ जो आपका मन है ये आपका उपमेय है, ठीक है, और ये आपका उपमान है। तो ये आप लोगों को इसका स्पष्टीकरण लिख देना है, ठीक है, उपमान उपमेय। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा अलंकार जो आपका है रूपक अलंकार। अब आपको एक ही अलंकार और पूछा जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। उत्प्रेक्षा अलंकार, फिर आपका 2 नंबर फिर पक्का हो जाएंगे, 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। तो यहाँ देखो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, मतलब जो उपमेय होता है उसकी उपमान में संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु, मानहु, मनहु, जनु, जानहु, मनहु एंड जनहु, ठीक है, आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। ये वाचक शब्द है, जहां ये दिखे वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, जिस उदाहरण में ये दिखे। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो, यहाँ मनो आया, यहाँ मनो है, ठीक है। मनो नीलमणि शैल पर आतप परो प्रभात, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है स्टूडेंट, एंड इसका उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है। देखो एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो 1 नंबर नहीं मिलेगा, केवल 1 ही नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग सही डिफिनेशन लिखोगे तब वो मिलेगा। तो यहां से आपका देखो रस, छंद, अलंकार, 3 चीजें कंप्लीट हुई, ठीक है। आपका 6 नंबर। सरोन गोस्वामी, अगर आप क्लास 10th में हो या 12th में हो और आपको कोरोना वायरस पर निबंध लिखना कठिन लग रहा हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग चुटकियों में कोरोना वायरस पर निबंध लिख सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में इस वर्ष जरूर पूछा जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं, जैसा मैं बताऊंगा अगर ऐसा लिखोगे तो आप लोगों को फुल मार्क जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे प्रस्तावना। अगर आपको कोई भी निबंध, किसी पर भी निबंध लिखना आता है तो आपको सबसे पहले उसका प्रस्तावना पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसका प्रस्तावना जैसे क्या होता है उसके बारे में आप लोग थोड़ा छोटे में लिख दो प्रस्तावना में, ठीक है, मतलब उसके बारे में आप लोग इसे लिख दो यहाँ। तो मैं आप लोगों को देखो बताता हूँ, कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य में समाचार की दृष्टि से फैला। माना जाता है कि ये जो कोरोना वायरस है चीन के वुहान राज्य से फैला है, ये समाचार की दृष्टि से, मतलब समाचार से ये पता चला है, ठीक है, कि चीन के वुहान राज्य, यहाँ आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट, ये एक राज्य है जिसे वुहान का नाम दिया गया है, ठीक है। तो यहां से ये फैला हुआ है कौन, ये जो है एक भयंकर कोरोना वायरस का जो वायरस है, ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। तो यहां देख सकते हो समाचार की दृष्टि से फैला, ठीक है। अब यहाँ मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। या वुहान में, जो ये राज्य है चीन में, ये वुहान में पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला। मतलब ये जो है स्टूडेंट कोरोना वायरस, ये वुहान के पशु मार्केट, वहाँ पशुओं का मार्केट था, जैसे आप लोग जानते ही हो, ठीक है, वहाँ पशु काटे जाते थे, ठीक है। तो उससे निकलकर चीन के कई राज्यों में फैल गया कोरोना वायरस जो है, उससे निकलकर जो चीन है, यहाँ एक देश चीन, इसके कई राज्यों में फैल गया। अब कई राज्यों में फैल गया तो आप लोग जानते हो कि इंडिया के जो ट्रैवलर हैं वो हर एक देश में टहलने के लिए जाते हैं, तो ऐसे इंडिया में भी फैला है। तो देखो यहाँ फैला, और देखते ही देखते इनसे लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू किया। मतलब देखते ही देखते जो कोरोना वायरस है वो लाखों लोगों की जिंदगी से, मतलब बहुत सारे लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू किया। इससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई, बहुत सारे मरीज हैं इसके, ठीक है।
तो ये लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू किया, कौन? कोरोना वायरस। ठीक है, ऐसे आप लोगों को लिखना है, मैं आप लोगों को आपकी व्यवहारिक भाषा में लिखा हूं ताकि आप लोगों को तुरंत ही समझ में आ जाए। अब आपको ये तो पता ही है कि कोरोना वायरस जो है चीन के वुहान राज्य से फैला हुआ है, समाचार की दृष्टि से, या वुहान पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते ये लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू किया। कोरोना वायरस जो है 180 देशों और उनके राज्यों में अपने चपेट में ले लिया। कोरोना वायरस जो है 180 देश और जो देश के राज्य हैं उनको अपने चपेट में ले लिया। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा मैंने ये हैंड राइटिंग है ऐसे ही आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ चपेट में ले लिया और 7 जनवरी से 2020 में चीन के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में जानकारी हुई और चेक हुआ। एक जब व्यक्ति को हुआ चीन में तो चेक हुआ तो पता चला कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 है, तब इन्हें ये जानकारी हुई थी। तो इतना आप लोगों को प्रस्तावना में लिखना है, बहुत ही इजी है, बहुत ही शॉर्ट में लिखा ताकि आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाए। ठीक है, तो प्रस्तावना आप लोगों को समझ में आ गया कैसे लिखना है। तो इसमें कुछ लिखना नहीं है, आप लोग देख सकते हो कोरोना वायरस जो है चीन के वुहान राज्य से समाचार की दृष्टि से फैला और यह वुहान में पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैल गया और देखते ही देखते ये लाखों लोगों के अपने चपेट में ले लिया, लाखों लोगों की जिंदगी से खेलने लगा और कोरोना वायरस ने 180 देश और उनके जो राज्य हैं अपने चपेट में ले लिया। और 7 जनवरी सन 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के बारे में जानकारी दी। अब देखो कोरोना वायरस कैसे फैलता है। जैसे वायरस है, वायरस का हम लोग प्रस्तावना देखिए। अब ये देखेंगे ये जो वायरस है ये कैसे फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, अगर एक आदमी को हो जाए तो दूसरे आदमी को कैसे हो जाता है कोरोना वायरस। ठीक है, तो देखो कोरोना वायरस संक्रमित मरीज हैं, जैसे कोरोना वायरस किसी व्यक्ति को हो जाता है तो कोरोना वायरस का मरीज हो जाता है। तो जो कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने से, अगर जो कोरोना वायरस का मरीज है अगर वो छींक दे तो उनके आसपास लोगों तक तेजी से फैलता है। तो उसके जो आसपास आदमी होते हैं, लोग होते हैं, उनको भी कोरोना वायरस जो है तेजी से फैलने लगता है अगर वो छींक दे तो। ठीक है, तो जो कोरोना वायरस है वो तेजी से फैलने लगता है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, और ये जो कोरोना वायरस है तेजी से फैलने लगता है। मरीज की थूक, जो मरीज का थूक होता है, थूक, ठीक है, थूक कर अपने मुंह, मतलब अगर थूक कर अपने मुंह, चेहरे, नाक, ठीक है, नाक, हाथ, यहाँ नाक हाथ लगाने से फैलता है। अगर जो थूक है उसे छू लें तो अपने मुंह, चेहरे या कान, नाक कहीं भी लगा दो तो फैल जाता है। यह बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिनों तक एक्टिव हो सकता है। ये 14 दिनों तक किसी भी मनुष्य में एक्टिव रह सकता है, मतलब रह सकता है 14 दिनों तक, ना कोई लक्षण दिखाएगा कि कोरोना वायरस का लक्षण है ना कुछ, और 14 दिनों तक रहेगा, उसके बाद लक्षण दिखाना शुरू करेगा, फिर आपको मरीज बना देगा कोरोना वायरस का, फिर उससे मृत्यु भी हो जाती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो कोरोना वायरस कैसे फैलता है यहाँ आप लोग देख सकते हो, मैंने कुछ टिप्स लिख दिए हैं, इसको आप लोगों को ऐसे ही लिखना है जैसा मैंने लिखा है, तब बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद अब हम लोग देखेंगे कोरोना वायरस से बचने का उपाय। देखो स्टूडेंट, कोरोना वायरस से बचने का उपाय क्या है? अपने हाथों को समय समय पर 20 सेकंड तक धोते रहें, मतलब 20 सेकंड तक अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें। ठीक है, अगर कोई भी चीज छुएं तो उसको अपने तुरंत अपने हैंड को वॉश कर लो। ठीक है, और 20 सेकंड तक वॉश करो और हैंड सैनिटाइज का प्रयोग करो, और जो हैंड सैनिटाइजर होता है उसका भी प्रयोग करो। ठीक है, और अपने मुंह पर मास्क जरूर लगाओ। अगर आप कहीं भी निकल रहे हो मार्केट या कहीं भी आप टहलने जा रहे हो तो अपने जो मुंह है उसमें मास्क जरूर लगा लो। ठीक है, इससे बचने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का भी फैसला किया। इससे बचने के लिए सरकार ने जो था कई सारे लॉकडाउन भी लगाए, मतलब लॉकडाउन पूरा देश को मतलब क्लोज कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, जो इस समय बहुत ही सही उपाय है, जो इस समय इससे बचने के लिए एक बहुत ही सही उपाय है। ठीक है, तो ये था कोरोना वायरस से बचने का उपाय। उपाय सबसे अच्छा है कि आप अपने हैंड को समय समय पर धोते रहें, कम से कम 20 सेकंड तक अपने हैंड को धोएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करो। ठीक है, समय समय पर सैनिटाइज अपने हैंड को किया करो। ठीक है, एंड और अपने मुंह पे मास्क जरूर लगाओ, अपने मुंह पर जो है उस पर मास्क जरूर लगाओ। इससे बचने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का भी फैसला किया, जो कि इस समय बहुत ही सही उपाय है। ठीक है, तो इतना कोरोना वायरस से बचने का उपाय समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे कोरोना वायरस के लक्षण क्या है, अगर कोरोना वायरस हो जाए तो उसके लक्षण क्या हैं। ठीक है, आपको रेड पेन का यूज अपने बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है स्टूडेंट। ठीक है, देखो तेज बुखार, अगर कोरोना वायरस हो जाता है
तो यहाँ लक्षण है नंबर 1 तेज बुखार, तेज बुखार। नंबर 2 गले में दर्द, गले में भी दर्द होता है अगर कोरोना वायरस हो जाए, और तेज बुखार होगा, ठीक है। खांसी आना, खांसी भी बहुत ही तेजी से आने लगती है, रुकती नहीं है खांसी। और सांस लेने में तकलीफ, और सांस लेने में भी तकलीफ होती है, जो सांसें आती हैं जाती हैं, ठीक है, ये सांस लेने में भी तकलीफ होती है अगर कोरोना वायरस हो जाए तो तकलीफ, ठीक है। और फेफड़ा कमजोर होना, और जो फेफड़ा अंदर होती हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो जाती हैं। यह शरीर के अंगों को नाकाम कर देती हैं। नाकाम मतलब अगर काम नहीं करती हैं, जो शरीर के अंग होती हैं, अगर ये कुछ दिन तक रहे कोरोना वायरस आपके शरीर में एक्टिव, तो ये आपके अंग जो है शरीर के वो नाकाम कर देती हैं, जिससे मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है, जिससे कोरोना वायरस से मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। तो इससे मरीज की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ही भयानक ये रोग है, ठीक है, बहुत ही भयानक वायरस है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। नंबर 1 प्रस्तावना, आपको हेडिंग डालना है, फिर कोरोना वायरस जो है कैसे फैलता है, फिर कोरोना वायरस से बचने का उपाय, फिर कोरोना वायरस के लक्षण। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कोरोना वायरस से निपटने के लिए खोज। जो कोरोना वायरस है उसको निपटने के लिए मतलब जो देश है उसमें क्या खोज हुआ, ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। आप लोग हेडिंग याद रखना, अगर हेडिंग याद रहेगा तो वहाँ लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग सब कुछ लिख दोगे हिंदी में है, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होगा। हेडिंग आप लोग पहले लिख लो अच्छे से, फिर उसे कई बार पढ़ो, तब अच्छे से याद हो जाएगा सब कुछ। तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए खोज, देखो पूरी दुनिया कोरोना वायरस के वैक्सीन की खोज में जुट गई। देखो पूरी दुनिया है कोरोना वायरस की वैक्सीन खोज रही है, लगातार प्रयत्न कर रही है, ठीक है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगा। लेकिन अभी तक जो है ना सफलता हाथ नहीं लगा, कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो नहीं बना है, ठीक है। तो ये था कोरोना वायरस से निपटने की खोज, जो देश अभी प्रयत्न कर रहा है, ठीक है। अब लॉकडाउन की भारत में पहली पहल, यानी कि लॉकडाउन का पहल था, आप लोगों को पता होगा कई दिनों तक लॉकडाउन भी था, ठीक है। तो इसका हम लोग कुछ इसके बारे में देखते हैं। 21 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार है समस्त जनता के साथ भारत में लॉकडाउन कर दिया। 14 मार्च को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मतलब भारत में जो पूरा देश में लॉकडाउन कर दिया, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, ये सब पता है, अगर आपको हेडिंग याद होगा तो सब कुछ लिख दोगे, ठीक है। भारत में लॉकडाउन कर दिया, इसके चलते 4 बार यही निर्णय किया गया। ये जो लॉकडाउन का निर्णय है ये 4 बार किया गया भारत में, और इसी के चलते दुकान, दफ्तर, स्कूल, होटल सब बंद कर दिए गए, सड़क पे चलना भी बंद कर दिया गया, ठीक है। पुलिस जो थे वो चलने लगे, देखने लगे कि भीड़ भाड़ कहीं तो नहीं है, ठीक है, और भीड़ भाड़ से सभी जनता दूर रहें, और ये भी निर्णय किया गया कि भीड़ भाड़ से सभी जनता दूर रहें, एक दूसरे के ज़्यादा पास ना आए, ठीक है। और इससे प्रदूषण भी कमी हुआ। अब इससे लॉकडाउन के कारण देश में प्रदूषण भी कमी हुई, क्योंकि जब गाड़ी मोटर चलते नहीं थे तो प्रदूषण भी कम होगा, क्योंकि गाड़ी मोटर से भी प्रदूषण होता है, तो प्रदूषण की भी कमी हुई। तो ये लॉकडाउन की पहल में आप लोग और भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे उपसंहार। देखो उपसंहार में क्या है, देखा जा रहा है कि जहाँ मरीज का इलाज चल रहा है, मतलब मरीज का इलाज चल रहा है, कोरोना वायरस जो है उसके मरीज का इलाज चल रहा है, वहाँ हर चीज़ में कोरोना वायरस का प्रकोप है, और हर चीज़ में इधर देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस फैल रहा है, कोरोना वायरस का प्रकोप है। कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक और हानिकारक वायरस है। जो ये वायरस है ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और हानिकारक है, मृत्यु भी हो जाती है, इससे व्यक्ति बहुत ज़्यादा तड़प के मरते हैं, ठीक है। तो ये उपसंहार हो गया। अब आपको अगर आ जाए स्टूडेंट कोरोना वायरस पर निबंध, तो जितना मैंने बताया है अगर आप इतना लिख देते हो तो आपको फुल मार्क ज़रूर मिलेगा, ठीक है, फुल मार्क ज़रूर मिलेगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा कोरोना वायरस पर निबंध। स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किए हो तो शेयर कर दीजिए, और आपको किसी और निबंध में दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं निबंध जरूर बना दूंगा उस टॉपिक पर। लेकिन वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप लोग इस वीडियो को 1000 केवल 1000 लाइक तक पहुँचाते हो तो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे निबंध लाने वाला हूँ। तो 1000 लाइक जल्द से कर दीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। PDF डाउनलोड करना हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।